डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी होम साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जे.ई. पुरकिंजे, स्लाइडन व स्वान। राइट आंसर क्या है? स्लाइडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब जो इसमें जो और भी दिए हुए हैं नाम, इनके बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि ये सब भी कोशिका से ही रिलेटेड किसी न किसी चीज की खोज की है इन्होंने। सबसे पहले क्या है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सन 1665 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में कोशिका में स्थित सभी संरचनाओं को खोज लिया गया था। सबसे पहले किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब सेकंड है आपका रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? तो केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1831 में की थी। और केंद्रक का कार्य क्या होता है? केंद्रक का कार्य होता है कोशिका का विभाजन, आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण करना, प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करना आदि। रॉबर्ट ब्राउन का जन्म 17 दिसंबर 1773 में स्कॉटलैंड में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 17 दिसंबर को हुआ था, 1773 में हुआ था। अब इसमें थर्ड ऑप्शन था जे.ई. पुरकिंजे। जे.ई. पुरकिंजे ने क्या किया था? इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। कब की थी? 1840 में। कोशिका झिल्ली के अंदर एक पारदर्शक गाढ़ा जेली के समान द्रव्य होता है, जिसे कोशिका सार या जीव द्रव्य कहते हैं। इस जीव द्रव्य में 3/4 भाग पानी तथा 1/4 भाग प्रोटीन, कार्बोस, वसा तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेल्यूला का शाब्दिक अर्थ क्या है? कमरा, डिब्बा, छत्ता, अलमारी। राइट आंसर क्या है? कमरा। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान असंख्य सूक्ष्म प्रकोष्ठ देखे। इन प्रकोष्ठों को ही सेलुला कहा जाता है। बाद में यही नाम बदलकर कोशिका रखा गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले कोशिका को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? सेल्यूला कहा जाता था। ठीक है। बाद में इसको कोशिका कहा गया, कोशिका या सेल। डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन देखिए, एल.एस. जॉर्ज, डब्ल्यू. वॉल्टेयर, डब्ल्यू. फ्लेमिंग, डी. वाटसन व एफ.एच. किक। राइट आंसर क्या है? डी. वाटसन व एफ.एच. किक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। अब डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। ठीक है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन है, ये देखिए, एल.एस. जॉर्ज। इनके चारों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एल.एस. जॉर्ज ने क्या किया था? एल.एस. जॉर्ज ने कोशिका में गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी कहते हैं, की खोज की थी। कब की थी? 1857 में कोशिका में गोल्जी काय की खोज एल.एस. जॉर्ज ने की थी। गोल्जी काय की खोज। ठीक है। अब ये है डब्ल्यू. फ्लेमिंग ने क्या किया था? डब्ल्यू. फ्लेमिंग ने डब्ल्यू. वाल्डेयर ने, सॉरी, डब्ल्यू. वाल्डेयर, ये सेकंड ऑप्शन है, डब्ल्यू. वाल्डेयर। डब्ल्यू. फ्लेमिंग का भी बता दूंगी मैं। डब्ल्यू. वाल्डेयर ने क्या किया था? डब्ल्यू. वाल्डेयर ने केंद्रक में उपस्थित धागे की सदस्य संरचना को क्रोमोसोम नाम दिया था। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र नाम दिया था। अब गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में आता है तो 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। या क्रोमोसोम कहते हैं इसी को। प्रत्येक क्रोमोसोम या प्रत्येक
क्रोमोसोम में या गुणसूत्र में अनेक जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। मानव में 44 क्रोमोसोम अलिंगी तथा 2 क्रोमोसोम लिंगी होते हैं। अब डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में समसूत्री विभाजन की खोज की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? ई वॉन वेंडिंग, टी बाबेरी, बीजमैन व स्ट्रॉसबर्गर, आर आल्टमैन। ठीक है, तो इसमें सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? ई वॉन वेंडिंग ने। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे कोशिका से ही रिलेटेड हैं। सारे जितने भी इसमें राइटर हैं, ये जितने भी नेम हैं जिन्होंने ये खोज की थी, ठीक है, अनुसंधान करता है, तो ये इनके बारे में भी बता देती हूँ। टी बाबेरी ने क्या किया था? सेंट्रोसोम का विस्तृत अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, कब किया था? 1888 में किया था। अब बीजमैन व स्ट्रॉसबर्गर ने क्या किया था? इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। कब की थी? 1891 में। और आर आल्टमैन ने क्या किया था? केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल कहा था। किसने कहा था? आर आल्टमैन ने। कब कहा था? 1899 में कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम की खोज किसने की थी? क्लाडी, पोर्टर व क्लाडीपुलम, क्रिस्टान डिडवे और आल्टमैन। राइट आंसर क्या है? क्लॉडी ने राइबोसोम की खोज की थी। अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आनुवंशिक पदार्थों, आरएनए या डीएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। राइबोसोम में 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, अब सन 1941 में क्लाडी ने राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया था। ठीक है, अब सेकंड है ऑप्शन है पोर्टर क्लाडीपुलम ने क्या किया था? ये इन्होंने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विस्तृत अध्ययन किया और इसका नाम भी दिया। ठीक है, अब क्रिस्टान डी डिवे ने क्या किया था? 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब आल्टमैन ने क्या किया था? आल्टमैन ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी आल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, एंटोनी लेवॉइजर, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, बिगर रासमुसेन। राइट आंसर क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, अब मैं चारों के बारे में बता दे रही हूँ, इससे आपके साथ साथ कई क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे। ठीक है, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एंटोनी लेवॉइजर को क्या कहते हैं? एंटोनी लेवॉइजर पोषण और रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं। लेवॉइजर ने वास्तविक प्रक्रिया की खोज की थी जिसके द्वारा भोजन को चयापचय किया जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रक्रिया की खोज की थी जिसके द्वारा भोजन का चयापचय किया जाता है। किसने किया था इसका खोज? एंटोनी लेवॉइजर ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में जीवाणु की खोज की थी। इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पितामह भी माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जीवाणु विज्ञान का पितामह कौन है? तो ये है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? अब एडवर्ड जेनर का भी नाम आया है इसमें। तो सर्वप्रथम 1716 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था कि चेचक विषाणु के कारण होता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का भी आविष्कार किया था। इनको इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है।
ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बिगर रासमुसेन लास्ट ऑप्शन था। बिगर रासमुसेन ने कवक की खोज की थी। ठीक, चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगों का जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक और लिस्टर। राइट आंसर क्या है? लुई पाश्चर ने रोगों का जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने 1881 में यह सिद्ध किया था कि एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तपेदिक और हैजा का कारण भी जीवाणु होता है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच के द्वारा ही किया गया था। और रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, है ना। और लिस्टर ने क्या किया था? लिस्टर ने जीवाणु के संदर्भ में प्रतिरोधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, कैलमेट, लिस्टर, लुई पाश्चर। राइट आंसर क्या है? कैलमेट ने बीसीजी वैक्सीन की खोज की थी। 1921 में एल्बर्ट कैलमेट के द्वारा बीसीजी के वैक्सीन की खोज की गई थी। ये वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है? ये टीबी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है। ठीक है, बीसीजी का टीका लगता है ना, छोटे बच्चों को लगाया जाता है। अब बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुइनिन। ठीक है। अब बीसीजी का टीका शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए, या तो 0 से 7 डेज के अंदर ही इसका टीका लगा देना चाहिए, बीसीजी का टीका। और एचआईवी और एड्स से पीड़ित बच्चों को यह टीका नहीं दिया जाता है। अब लुई पाश्चर ने क्या किया था? जो फोर्थ है आपका, ये देखिए, लुई पाश्चर, इन्होंने जेनर का तो आपको पहले हम बता चुके हैं, लिस्टर का भी बता चुके हैं, लुई पाश्चर का मैं बता देती हूँ। लुई पाश्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। कब की थी? 1885 में की थी। और रेबीज कैसे होता है? ये कुत्ते द्वारा काटने के द्वारा पैदा होता है। रेबीज बीमारी हो जाती है जब कुत्ता काट लेता है, तो उससे फिर रेबीज फैलता है, रेबीज हो जाता है, मतलब जिस व्यक्ति को काटता है उस व्यक्ति को रेबीज होने की संभावना रहती है, इसलिए रेबीज का टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये खोज किसने की थी? ये लुई पाश्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों के रोकथाम के लिए दी जाती है? डिप्थीरिया, चेचक, काली खांसी, डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस, टिटनस, टीबी, डायरिया, टिटनस। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस, इसी को काली खांसी कहते हैं, और टिटनस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस, टिटनस, या डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, ये लिख के भी आ सकता है। राइट आंसर है बी। यह टीका 1.5 माह से 2.5 माह में दिया जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद 1.5 माह या 2.5 माह के अंतर पे यह टीका लगाया जाता है। डी के टीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, के से हो जाएगा काली खांसी, टी से हो जाएगा टेटनस, और पी से हो जाएगा पोलियोमाइलाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ए। जब डीपीटी का टीका दिया जाता है तो उसमें उसके साथ में पोलियो की भी ड्रॉप पिलाई जाती है। ठीक है, तो इसका एक साथ में जो बनता है तो इसको बोलते हैं DKTP, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और पोलियोमाइलाइटिस के लिए जो डोज दी जाती है उसको कहते हैं DKTP। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? ग्लूटेन, ल्यूसिन, लैक्टोल्बुमिन, ग्लाइसिनिन। राइट आंसर क्या है? ग्लाइसिनिन। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? कैलोरी, प्रोटीन, वसा। राइट आंसर क्या है? प्रोटीन और कैलोरी द्वारा मरासमस रोग होता है। प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो क्वासियोरकर, मरासमस, ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर क्या है? ये मरासमस रोग होता है। ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। और प्रोटीन की कमी से किससे होता है? क्वासियोरकर रोग होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है।
है ना। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग होते हैं। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। राइट आंसर क्या है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग कितने उम्र के बच्चों में होता है? 1 से 4, 6 से 10, 10 से 12, 0 से 10 माह। राइट आंसर क्या है? 1 से 4 वर्ष के बच्चों को क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर बीमारी की खोज कब और किसने की थी? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1933 में सिस्ले विलियम, 1940 विलियम्स, 1950 रॉबिन्सन, 1920 सिस्ले विलियम्स। राइट आंसर क्या है? सिस्ले विलियम द्वारा 1933 में क्वाशियोरकर बीमारी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है। इमोशनल कैथेरेसिस, इमोशनल घबराहट, हाइटेंड इमोशनलिटी, इमोशनल बैलेंस। राइट आंसर क्या है? इमोशनल कैथेरेसिस कहलाता है। इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की प्रक्रिया को इमोशनल कैथेरेसिस कहते हैं। इमोशनल कैथेरिस को संवेगात्मक रीजन भी कहते हैं। इसका अर्थ है अपने अंदर समाहित किए संवेगों को मुक्त करना। किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? 5 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 18 से 19 वर्ष, 17 से 21 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की विद्यालय अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। 6 से 12 वर्ष का बालक उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक क्या है? नियमित स्कूल जाने लगता है। बालक समूह बनाकर विद्यालय क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक करता है। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किसने दी है? बैलेंटाइन, स्टर्न, हॉलॉक और रसेल ने। राइट आंसर क्या है? स्टर्न ने कहा है ये खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा स्टर्न ने दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रेंच, पेचकस, घन एवं हथौड़ा आवश्यक होता है। यह परिभाषा किसने दी है? एस मिंजर, ओपी दामा, अरस्तु, ओपी भटनागर। राइट आंसर क्या है? एस मिंजर ने यह परिभाषा दी है। संचार माध्यम संदेशों में प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता के मध्य भौतिक पुल के समान है, यह कथन किसका है? ओपी धामा एवं ओपी भटनागर, राजमल, पी देवदास, लीगंस, अरस्तु। राइट आंसर क्या है? ओपी धामा और ओपी भटनागर ने यह परिभाषा दी है। ऑडियंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के ऑडी से हुई है? लैटिन भाषा, हिंदी भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा। राइट आंसर क्या है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है ऑडियंस की उत्पत्ति। ऑडी शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। सूचना का वह तत्व जिसका कि संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संदेश, समाचार, विचार, भाषा। राइट आंसर क्या है? संदेश कहते हैं सूचना का वह तत्व जिसका कि संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है। तो आदान प्रदान संदेश का ही होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। समाचार पत्र, सिनेमा, रेडियो, टीवी आदि क्या हैं? ये जनसंचार माध्यम, मनोरंजन के साधन, दृश्य साधन, श्रव्य साधन। राइट आंसर क्या है? ये है जनसंचार माध्यम है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग टेक्सटाइल के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सारी ब्रांच से क्वेश्चन लिए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे फूड एंड न्यूट्रिशन हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, होम मैनेजमेंट हो, है ना, और फिजियोलॉजी का है, और लास्ट में मैंने स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? ठीक है, इसमें रेशे से नहीं, तंतु से बनता है डायरेक्ट वस्त्र। ठीक है, ब्रेड विधि, नमदा विधि, बुनाई विधि, निटिंग विधि। राइट आंसर क्या है? नमदा विधि द्वारा
बनाने की विधि से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व की कुल कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान किस देश का है? भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में पूछा है इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, कपास का जन्मदाता स्थान कहाँ पर है? भारत है। ठीक है, फ्लैक्स के पौधे के तने में से तंतु अलग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहते हैं? कताई, गलाना, रिपलिंग, ट्विस्टिंग। राइट आंसर क्या है? गलाना। इसी को हम कहते हैं रेटिंग। रेटिंग भी लिख के आ सकता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है, कैसे होती है? खींची हुई ऊन, विदर ऊन, मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन, मेमना। राइट आंसर क्या है? मेरिनो जाति की भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है वो प्रथम श्रेणी की ऊन कहलाती है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चीन, भारत, इंग्लैंड, जापान। राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड से सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश ऊन का उत्पादन नहीं करता है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन। राइट आंसर क्या है? चीन। चीन ऊन का उत्पादन नहीं करता है। चीन किसका उत्पादन करता है? रेशम का उत्पादन करता है। ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें होता है, क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। राइट आंसर क्या है? सल्फर होता है। सिर्फ ऊन में पाया जाता है, बाकी और कोई जो रेशे होते हैं उनमें सल्फर नहीं पाया जाता है। ऊन किस प्रोटीन से बनी होती है? कैरोटीन, हीम, केसिन, जीन। राइट आंसर क्या है? कैरोटीन से बनी होती है ऊन। ठीक है, ऊन की प्रोटीन को कैरोटीन कहते हैं। अब हीम क्या है? ये रक्त की प्रोटीन है, हीम है ना, हीमोग्लोबिन होता है हीम। केसिन क्या है? ये मिल्क प्रोटीन है। और जीन है, ये मक्के की प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन प्रधान रेशा कौन सा है? कपास, ऊन, नायलॉन, एस्बेस्टस। राइट आंसर क्या है? ऊन। ऊन क्या है? ऊन प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। थ्रोइंग प्रक्रिया है, क्या होती है थ्रोइंग प्रक्रिया? राइट आंसर मैं बता देती हूँ। लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए बटाई प्रक्रिया को थ्रोइंग प्रक्रिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? निकेल एवं डॉर्सी, राजमल पी देवदास, ग्रास एवं कैंडल कॉर्जन। राइट आंसर क्या है? राजमल पी देवदास का यह कथन है। मतलब किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। यह कथन राजमल पी देवदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कार्य को बिना प्रयोगशाला विधि के संपन्न करना कहलाता है कार्य सरलीकरण। खाना बनाना, कपड़े धोना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? कार्य सरलीकरण। ठीक है, कार्य सरली की अवधारणा किसने दी थी? ये देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रास एवं कैंडल, राजमल पी देवदास, मार्विन मुंडेल और निकेल एवं डॉर्सी। राइट आंसर क्या है? मार्विन मुंडेल ने कार्य सरलीकरण की अवधारणा दी थी। कब दी थी? 1940 में दी थी और पार्ड्यू विश्वविद्यालय में यह अवधारणा बताई थी। कार्य सरली के सिद्धांत के बिंदु हैं समय की बचत, शारीरिक ऊर्जा की बचत, धन की बचत, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। कार्य सरलीकरण की तकनीकें कितनी हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 तकनीकें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? औपचारिक तकनीक और पेन पेंसिल या अनौपचारिक तकनीक। औपचारिक तकनीक की 4 हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस, मेमोशन, साइक्लोग्राफ मेथड और स्टॉपवॉच तकनीक। अब सेकंड है पेन पेंसिल या अनौपचारिक तकनीक। इसमें 4 हैं। प्रक्रिया चार्ट, इसी को हम प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और मार्ग चार्ट। मार्ग चार्ट को पाथवे चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 तकनीकी हैं कार्य सरलीकरण की। कौन कौन सी हैं? औपचारिक तकनीक और सेकंड है पेन पेंसिल या अनौपचारिक तकनीक। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सांख्यिकी के भी देख लेते हैं।
चर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? चर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अखंडित या सतत चर, और सेकंड है खंडित चर। इसके अतिरिक्त अधीन या आश्रित चर, स्वाधीन या स्वतंत्र चर भी होते हैं। गणित संबंधी माध्य हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य या ज्यामितीय औसत, हरात्मक माध्य, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। यानी कि गणित संबंधी माध्य कौन कौन से होते हैं? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, तीनों हैं। औसत एक समूह में से चुना गया वह मूल्य है जो उसका किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह कथन किसने दिया है या यह परिभाषा किसने दी है? ए वाग, काउडन, क्लार्क, टाउनसेंड। राइट आंसर क्या है? ए वाग ने यह परिभाषा दी थी। विचलनशीलता का अर्थ किसी प्रतिदर्श में प्राप्तांकों के बीच भिन्नता अथवा प्रतिदर्श के मध्यमान तथा प्राप्तांकों के बीच भिन्नता की मात्रा है। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है? क्लार्क, रेवर, काउडन, बाउल। राइट आंसर क्या है? रेवर ने यह परिभाषा दी थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सांख्यिकी की वह विधि जिसके माध्यम से प्राप्तांकों को क्रमबद्ध रूप में सजाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति, आवृत्ति विवरण, मानक विचलन। राइट आंसर क्या है? आवृत्ति विवरण बोलते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।